मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को एस के श्रवण सर का नमस्ते, नमस्कार, जय श्री श्याम। आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, तो हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं और आज से जो हमारा शुरुआत हो रहा है वो है आपका पार्ट ऑफ स्पीच। एम आई राइट? इससे पहले हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसको आप अच्छे से रिवीजन करिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, तो आप क्वेश्चन पूछने की कोशिश करिए, ठीक है। जो भी टॉपिक आपने कंप्लीट पढ़ लिया है उस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब या तो उसको क्लास में पढ़ाया नहीं गया है या आपने उसको अच्छी तरीके से सीखा नहीं। तो अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मेरे पास आइए, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आज की जो क्लास की बात करें, देखिए थोड़ा सा स्टार्टिंग से लेके चलते हैं अपने क्लास को। नो डाउट इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हम सबको पता है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक भाषा है। जो भी बच्चे इस क्लास के अंदर शुरू से पढ़ रहे हैं या शुरू से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ये मान के चलो कि आपका इंग्लिश का आज से शुरुआत हो रहा है, यानी स्टार्टिंग हो रहा है। बात समझ में आया? तो अगर हम इंग्लिश को देखें तो इंग्लिश आज के टाइम में एक लैंग्वेज है। इंग्लिश जो है इज अ लैंग्वेज। ठीक है, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? इंग्लिश क्या है? एक भाषा है, एक लैंग्वेज। अगर हम इस लैंग्वेज की शुरुआत देखें, मतलब कि आखिर किसी लैंग्वेज की शुरुआत को कहां से किया गया था, तो कहां से कर सकते हैं? आप सोच के बताओ। तो किसी लैंग्वेज की शुरुआत हम कहां से कर सकते हैं? तो किसी भी लैंग्वेज की जब शुरुआत करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो होता है आपका लेटर से। कहां से होता है बेटा? लेटर से होता है, ठीक है। लेटर क्या होता है? व्हाट इज लेटर? कैन यू डिफाइन दिस वर्ड, एनीवन? व्हाट इज लेटर? तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को हम अक्षर कहते हैं। लेटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना, क्योंकि यहां से हम लोग पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे, पूरी कंप्लीट। यानी एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे? सेंटेंस में अगर कोई वर्ड्स लिखा है तो ये नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या फिर ये कंजंक्शन है, ये मैं सब कुछ आपको पूरी डिटेल में समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। तो इसका जो पहला डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर लेटर के बारे में कोई कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये किसी अक्षर के बारे में कहा जा रहा है। और ये क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। देखो फ्रेंड, इसको हिंदी में देखते हैं। ये कह रहा है कि किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। अगर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट? वेरी सिंपल क्वेश्चंस। तो आप बोलोगे कि सर जो लेटर होता है वो आपके कितने होते हैं? 26 होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देयर देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। आज से ठीक 4 साल पहले
एक पेपर में एक क्वेश्चन आया था एयरफोर्स के अंदर, उसमें अल्फाबेट में एस लगा के दिया था और उसमें बोला था कि इसमें क्या एरर है ये बताओ। तो अल्फाबेट में जब हम एस लगाते हैं तो उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है, ये याद रखना। मतलब अगर हम केवल अल्फाबेट लिखे तो ये जो अल्फाबेट है, इस अल्फाबेट का मतलब क्या है? ये अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, इसको वर्णमाला कहते हैं। लेकिन अगर अल्फाबेट में आपने एस लगा दिया तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। वो क्वेश्चन पूछा था, सी हैज लर्न द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 5 years, और पूछा था कि इसमें एरर क्या है। तो भाई 5 साल के उम्र में वो अल्फाबेट सीखेगा या सीखेगी, ना कि वो कोई अल्फाबेट सीखेगा। अल्फाबेट्स जिसमें एस लगा है इसका मतलब होता है लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा। तो कोई 4 साल या 5 साल का बच्चा है वो भाषा कभी सीख नहीं सकता है। वो क्या सीखेगा? वो वर्णमाला को सीखेगा, अल्फाबेट को सीखेगा, लेटर को सीखेगा। ठीक है। नाउ दिस लेटर जो है, ये लेटर को 2 हिस्सों में बांटा गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो जो इसका पहला पार्ट है यानी फर्स्ट पार्ट जो है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जी वॉवेल। क्या कहेंगे इसको? वॉवेल्स कहते हैं। वॉवेल कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ऐसा यही होता है। और इसको छोड़ दिया जाए तो हमारे पास क्या बच गया? फिर कॉन्सोनेंट बच गया, यानी हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ये हो गया आपका कॉन्सोनेंट्स। देखो फ्रेंड्स, ए को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? बी, सी, डी, एफ, जी, एच और ये आपके हो गए कॉन्सोनेंट। क्लियर है? बिल्कुल सही तरीके से देखते हुए चलना आगे। ठीक है। यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है? तो यहाँ पे एक नया कंटेंट आता है जिसका नाम है आर्टिकल। अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्टिकल क्या होता है, व्हाट इज आर्टिकल? सो आर्टिकल इज ए डिटरमाइनर विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन नाउन। आर्टिकल एक डिटरमाइनर होता है जो किसी नाउन को डिटरमाइन करने का काम करता है। सेकेंड डेफिनेशन बिल्कुल ध्यान से समझना, the uses of a, an and the is called an article। क्या बोला? ए, एन और द का जो प्रयोग होता है उसे हम आर्टिकल कहते हैं। यानी आर्टिकल को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक को इंडेफिनिट और दूसरे को डेफिनिट। ये एक्चुअल में आर्टिकल का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो सबके साथ आएगा। वो नाउन के साथ भी आएगा, एडजेक्टिव के साथ भी आएगा, सबके साथ आता है वो। जैसे वो एक कहावत है ना कि शादी विवाह में जब तक बुआ और फूफा जी ना रहे तब तक मजा ही नहीं है। उनका होना जरूरी है ना शादी में। ठीक वैसे ही ग्रामर में अगर आर्टिकल नहीं है ना तो फिर सेंटेंस ही नहीं बन सकता है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ स्पीच तो नहीं है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्पीच, बट ये पार्ट ऑफ स्पीच के साथ हमेशा आता है। कौन आता है? आर्टिकल आता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो आपका वोवेल है, इस वोवेल के पहले ऐसा आपको पता है कि यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं यहाँ पे, है ना। और इसके पहले हम किसका यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। आर्टिकल का प्रयोग हमेशा किसके साथ करेंगे आप? नाउन के साथ। यानी नाउन को पहचानने का एक बहुत बड़ा तरीका ये भी है कि अगर किसी भी स्टेटमेंट में आर्टिकल लिखा हुआ आपको दिख रहा है तो उसके बाद जो भी पार्ट ऑफ स्पीच आया है वो नाउन ही होगा। मतलब आगे कहीं ना कहीं नाउन है, ये बात समझिए। अगर आप कहीं न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और आपको आर्टिकल दिख रहा है, इसका मतलब कि आगे जो वर्ड उसने लिखा है वो नाउन होगा। ये 99% कंफर्म मान के चलना है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल हमेशा किसके बेस पे लगाया जाता है? नाउन के बेस पे। यानी अगर हम यहाँ पे एक कहावत कहें तो आप कह सकते हैं नो नाउन नो आर्टिकल, या मतलब नाउन अगर नहीं है तो आप आर्टिकल का प्रयोग कभी भी नहीं कर सकते। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर हुई? देखो फ्रेंड, यहां से एक कदम आगे चलते हैं। आपने जो देखा ये वोवेल,
अब मुझे ये बताइए कि वोवेल जो है, वोवेल से पहले हमने एन लगाया, कॉन्सोनेंट से पहले हमने ए लगाया, ये कंफर्म है। अब आपके सामने हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, इनको थोड़ा सा समझना है। देखिए कंसेप्ट नंबर 1, पहला कंसेप्ट कह रहा है कि इफ, यदि, इफ द फर्स्ट, if the first sound of pronunciation, if the first sound of pronunciation is vowels, then we use n। ये कह रहा है कि देखिए ए ई आई ओ यू से मतलब नहीं है, क्योंकि जिस लेवल पे आप आकर बैठे हैं वहां पे अगर ए ई आई यू के कोडिंग अगर आप ए और एन लगाने लगे तो वो तो गलत हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, तो उसके साउंड के बेस पे आपको ए और एन का यूज करना है। ये कह रहा है कि जिस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि यदि स्वर होती है, मतलब जब आप बोलेंगे ना तो बोलने में स्वर आना चाहिए, अगर वो स्वर आ रहा है तो फिर आपको एन लगाइए। दूसरी तरफ वो ये कह रहा है, दूसरा पॉइंट उसका ये है, सेकंड कह रहा है कि इफ द फर्स्ट साउंड, if the first sound of pronunciation is consonant, then we use, क्या यूज करेंगे, फिर ए का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा। देखो फ्रेंड, नाउ हम लोग यहां से इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को देखेंगे। पहले एग्जाम्पल को, जैसे मान लीजिए हमने आपके सामने यहां पे लिखा है एम और ए फर्स्ट, दूसरा लिखा हमने एक्स, एक्सरे मशीन, ये तीसरा हमने लिखा है एक्स, एक्समास ट्री, नेक्स्ट लिखा है हमने 1 रुपी नोट, नेक्स्ट लिखा हुआ है वन आइड मैन, नेक्स्ट लिखा हुआ है यूनिक स्टोरी, नेक्स्ट वर्ड है यूनिवर्सल प्रॉब्लम, नेक्स्ट लिखा हुआ है वन वे टिकट, नेक्स्ट लिखा है ईयर, नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑनोरेरी पोस्ट, आगे लिखा हुआ है आयर, इसके बाद लिखा हुआ है ऑनरेबल पर्सन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यूरोपियन, ये आपका क्वेश्चन। आपको ए और एन का यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसको ए और एन का यूज कर सकते हैं इसमें? तो आप देखिए इसमें अगर एम ए लिखा है, अगर हम इसके बेस पे लगाएंगे तब तो गलत हो जाएगा। तो ये जो एम ए लिखा हुआ है, अगर आप इसको हिंदी में लिखेंगे
तो ये एम और ये हुआ ए, ऐसा। अब इसका पहला अक्षर आप देखो, ये स्वर है। अगर ये पहला अक्षर स्वर है तो फिर आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, एन। ठीक है। ठीक वैसे ही अगर हम इस एक्स की बात करें तो एक्स कैसे लिखते हैं हिंदी में, तो एक्स लिखने के लिए कुछ ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका पहला अक्षर आप देखो तो इसके लिए आपका वर्ड आएगा एन, इसके लिए भी वर्ड आएगा एन। ये वन लिखा हुआ है, वन यानी कुछ ऐसे लिखा है वन, आपको यहाँ पे ए का यूज करना पड़ेगा, ऐसे। ठीक, ये वन लिखा हुआ है तो यहाँ भी आपको ए लिखना पड़ेगा। ये यूनिक लिखा है, यूनिक में य का उच्चारण आता है। किसका उच्चारण आता है, य। तो अगर ये य का उच्चारण आ रहा है तो फिर यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे केवल ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यूनिक य, ध्यान रखना। यूनिवर्सल में भी य का उच्चारण आ रहा है, आप इसको देख के बोल के देखिए, य का आ रहा है। अगर य आ रहा है तो आपको यहाँ पे ए लगाना पड़ेगा। ये लिखा है वन वे टिकट, आप इसको हिंदी में लिख कर देखो, वन, वन ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे ए आएगा। यहाँ पे ईयर दिया है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। ऑनोरेरी पोस्ट, ऑनोरेरी पोस्ट में एच जो है ये साइलेंट है, ये सब साइलेंट है। अगर ये साइलेंट है तो फिर इसका उच्चारण एन आएगा, इसका उच्चारण एन आएगा, यहाँ पे एन आएगा। ये पे आवर लिखा है, ये भी साइलेंट है, तो क्या आएगा, यहाँ पे एन आएगा। ये यूरोपियन लिखा हुआ है, इसका उच्चारण भी य है, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का। दिस क्वेश्चन फॉर यू ओनली, एन ना। यही मैं सोचना चाह रहा था। कह रहा है कि 12 महीने मिलकर एक साल बनता है, 12 मंथ्स मेक डैश ईयर। तो ए ईयर होगा, ना कि एन ईयर होगा, ध्यान रखना। तो यहां पे हम लिखेंगे ए ईयर। समझ में आया आपको, गुड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने जो भी आपको कंटेंट पढ़ाया है या मैंने आपको समझाया है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से चल रहे हैं। मतलब जहां से आपकी शुरुआत होती है ना अंग्रेजी की, तो यहां से अगर आप समझ गए चीजों को तो फिर आगे आपके लिए काफी चीजें आसान हो जाएंगी, ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा, एक बार चलते हैं पीछे। यहां से स्टार्ट किए थे इंग्लिश एक, आवाज नहीं आया, लैंग्वेज। लैंग्वेज की शुरुआत कहां से हुई, लेटर से। लेटर कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। टोटल कितने होते हैं, 26। तो ये 5 है और ये आपके 21 है, ये तो समझ में आ गया, 21 है। इसके बाद मैंने आपको ये पॉइंट बताया जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये किस चीज का पॉइंट है, यूजेस ऑफ ए और एन। ए का यूज हम कब करेंगे और एन का यूज हम कब करेंगे। ठीक है साहब। अब यहां से हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, लेटर से जैसे हम आगे बढ़े तो हमारे पास वर्ड आ गया, वर्ड। और वर्ड को हमने क्या बोला, शब्द बोला जी। शब्द क्या होता है, ये सबको पता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स which gives complete meaning या which gives complete sense is called word। हिंदी में सुने कि अक्षरों का वह समूह जिससे कोई अर्थ उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, शब्द कहते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से देखते चलो और समझते चलिएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ए, ए के बाद हमने यहाँ लिखा ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, a group of letters which gives complete meaning is called word।
मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल देने वाला हूं, आपको बताना है ये वर्ड है कि नहीं है, ठीक है? रेडी? देखो जी, एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा ए टी सी, क्या ये ग्रुप ऑफ लेटर है? क्यों? ये ग्रुप ऑफ लेटर क्यों नहीं है? ग्रुप ऑफ लेटर तो है, पर ये वर्ड नहीं है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग कन्वे हम नहीं कर पा रहे। तो इसका मीनिंग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टी ए टी, कैट। दूसरा ए सी टी, एक्ट। अब ये वर्ड बन गया, लेकिन ये वर्ड नहीं था। ये ग्रुप ऑफ लेटर तो था, लेकिन ये कोई वर्ड नहीं था। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप ऑफ लेटर से केवल मतलब नहीं है, उसका मीनिंग भी कन्वे होना चाहिए, मीनिंग भी आना चाहिए, तभी वो वर्ड बन सकता है, नहीं तो वो वर्ड कभी नहीं बन सकता। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गया? एकदम क्लियर है? अच्छे से आ रहा है समझ में? चलो, आ रहा है तो इधर देखो, एक और एग्जांपल बताइए। इज इट राइट? क्या ये सही है? सही है ना? यस। मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये सही है? कौन सा सही है? देख, तो मैं जब भी पढ़ाता हूं, जब भी चीजें लेकर आऊंगा, तो नई चीजें आएंगी ही आएंगी, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है? तो आपने बोला सर ये चीजें सही है, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग माय डियर। जेनिथ, JENITH होता है, ये जेनिथ होता है, ये सही है। व्हाट डू यू मीन बाय जेनिथ हियर? पिक। जेनिथ का मतलब, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जेनिथ का मतलब बताइए, तो जेनिथ का मतलब होता है शिखर। जेनिथ का मतलब क्या होता है? शिखर होता है। शिखर को अगर हम इंग्लिश में लिखे, तो इसके लिए बहुत सारे वर्ड बनाए गए हैं। एकमी है, एपेक्स है, क्लाइमेक्स है, सबमिट है। अभी तो एक लिखा ही नहीं जो आप लोग जानते हैं, पिक, पूरी दुनिया जानती है। पिक है, पैरामाउंट है, पिनेकल है, एवरेस्ट है, माउंट है। ये सारे वर्ड ही तो हैं। यानी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे बड़ा खेल किसका है? वर्ड का है। जिसको वर्ड पे कमांड हो गया, तो वो तो पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लेगा, चाहे वो ग्रामर जानता हो या नहीं जानता हो। वर्ड बहुत पावरफुल होता है, मतलब आपको मीनिंग अगर पता है ना कि ये हमसे पूछ रहा है और इससे हमें ऐसे सॉल्व करना है, तो फिर आप समझ जाना कि फिर तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ग्रामर आजकल बहुत कम रोल प्ले कर रहा है, मतलब 100 में से आप ये मान के चलो कि 30-40%, 60% तो वॉकैब का रोल है। मतलब अगर मैं डेली रोज आपको वॉकैब की एक शीट दूं ना करने के लिए, तो वो ज्यादा यूजफुल होगा, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। भाई मेरे आने से पहले हम आपको एक शीट आपके टेबल पे रख दी कि भैया आपको ये वॉकैब कंप्लीट करना है, और इस वॉकैब को आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आप देखिए। तो दोनों काम होगा, आपका भी काम होगा, और हाँ बिल्कुल सही समझे, ठीक है? तो ये वाला बात है। इससे वोकेब आपको पढ़ना स्टार्ट करिए, वोकेब पढ़ने से आपके लिए काफी फायदा है। अब आप कितने कितने स्टूडेंट ऐसे थे जो शिखर के बारे में इतने सारे वर्ड आप जान रहे थे? हाउ मेनी ऑफ यू? प्लीज रेज योर हैंड, लेट मी सी योर वेरी हैंडसम एंड ब्यूटीफुल फेस, लेट मी सी। कोई नहीं है, कोई ब्यूटीफुल और हैंडसम नहीं है यहाँ। चलो मैं ही हूं फिर, ठीक है, मुझे ही देख लो फिर। तो मेरे साथ बोलेंगे सब लोग, आर यू रेडी? फर्स्ट वर्ड क्या है?
दूसरा क्या है? अरे भाई लेकमी नहीं, क्या कर रहा है? एकमी। हाँ लेकमी नहीं बोलना है यार, गलत बोल रहे थे। क्या बोलोगे? एकमी। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, नेक्स्ट बोलो, आगे बोलिए, नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट, माउंट। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है भाई? शिखर होता है। ये क्या है भाई? वर्ड है, और ये एक दूसरे का सिनोनिम्स वर्ड है। क्या है ये? सिनोनिम्स वर्ड। समझ में आ गया ये वाली बात? अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से समझना सभी लोग, है ना, कि व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ सबमिट। सबमिट का एंटोनिम्स वर्ड आपको बताना है। चलिए, एक आंसर आ गया, बॉटम। दूसरा, डेप्थ। चलिए डेप्थ सही है। तीसरा, जो मेरा कान सुनना चाह रहा है वो बताओ। मेरे करण अर्जुन आएंगे, पताल से आएंगे, धरती फाड़ के आएंगे। उसको बोलते हैं नाडिर। क्या बोलते हैं? नाडिर। नाडिर का मतलब होता है पताल लोक, और शिखर को बोलते हैं पिक। समझ में आई है मेरे भाई? तो नाडिर, NADIR, नाडिर। जैसे कोई बच्चा आता है ना इंग्लिश के क्लास में या किसी की भी क्लास में, बोलता है ना सर मुझे बेसिक से पढ़ना है। व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक? सर जीरो से पढ़ना है। तो अरे अब तक कहां थे कि अब जीरो से पढ़ रहे हो? भाई 12th पास करके ही तो आए होंगे। तो 12th तक तुम क्या कर रहे थे जो अब बेसिक पढ़ रहे हो? क्या तुमने कभी व्हाट इज नाउन नहीं पढ़ा? व्हाट इज प्रोनाउन नहीं पढ़ा? तो फिर अभी बेसिक शब्द कैसे आया तुम्हारा जुबान में? और तुम 12 साल तक अंग्रेजी नहीं आया तो 2-3 महीने में अंग्रेजी कैसे सीख जाओगे? वेरी लॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लो, है ना। ये मेरा वादा है, एसके श्रवण का वादा है कि हम इंग्लिश आपको सिखा देंगे। लेकिन एक वेरी जेन्युइन क्वेश्चन आई एम आस्किंग, कि आपने 15 साल अपने जीवन के गुजार दिए और आपको अंग्रेजी नहीं आती, और आप आके कह रहे हैं कि हमें अंग्रेजी जीरो लेवल से पढ़ाई है। व्हाट डू यू मीन बाय जीरो लेवल? या कोई भी सब्जेक्ट। चलिए आगे चले, यहां तक समझ में आ गया? तो ये तो एक बात था। फिलहाल हम लोग सबसे पहले इंग्लिश को लैंग्वेज से समझ लिए, लैंग्वेज को लेटर से समझ लिए। लेटर को हमने 26 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर उसको वोवेल और कॉन्सोनेंट, वोवेल और कॉन्सोनेंट के यूज हमें पता चल गया, ए और एन का पता चल गया हमें। फिर हम वर्ड पे आए। वर्ड हमें इतना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए, पूछिए मत। स्पेलिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कोई स्पेलिंग आपसे पूछे, जैसे एक स्पेलिंग पूछ रहा हूं, है ना, जो मेरे सामने बैठे हैं वो तो बोलेंगे, जो मुझे लाइव देख रहे हैं वो कमेंट में लिखकर बताएंगे डिसीव का स्पेलिंग क्या है? डिसीव। चलिए मैं बोर्ड पे लिखूं। चलिए मैं लिख के दिखाता हूं आपको, है ना। देखिए, DEC डैश डैश VE, BEL डैश डैश VE, REC डैश डैश VE, है ना। देखिए, तो अब आपको यहां देखना है कि ये क्या लिखा हुआ है? सी। तो सी है तो पहले आएगा ई और आएगा आई। यहां आएगा आई और ई, फिर यहां पे आएगा ई और आई। क्लियर? समझ में आ गया? तो इसमें कई स्टूडेंट गलत भी करते हैं। चलिए बिगिनिंग का स्पेलिंग बताइए। एक बार है ना, एक क्लास में मैं पढ़ा रहा था ना, तो कोई एक वर्ड था, जैसे टू बोलना था, टू। तो आगे वाले तो टू बोल रहे थे, पीछे वाले चू बोल रहे थे। अब वो दोनों मिक्स करके टू हो जा रहा था। तो वही हाल तुम लोग का है बिगिनिंग का। अब एक से पूछ लेते हैं किसी से, कोई एक स्टूडेंट इस साइड का बताइए। एनीवन प्लीज, एक ही बच्चा बताएगा, ओनली वन सिंगल। एक दो तीन, ये तीनों बेंच में से कोई भी बताओ। कितने आदमी थे? सरकार 5।
चलिए, बिगिन का स्पेलिंग अगर आपसे पूछा जाए तो बिगिन का स्पेलिंग तो आपको आता ही है, BEGIN, यहां तक तो हो गया। अब हमें क्या लगाना है, NING, बिगनिंग। समझ में आया सब, क्लियर? चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे बच्चे जो मुझे ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी मुझे देख रहे हैं, वो उनको ये सारी बातें पता चल गया है, पूरा कंटेंट उनको समझ में आ गया है। आगे चलते हैं, यानी नेक्स्ट पड़ाव पे, यानी नेक्स्ट पेज को ले लेते हैं यहां से। चलिए देखिए, इस वर्ड के बाद, ये जो वर्ड है, वर्ड के बाद इसके बीच में हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं POS। ये जो POS है, इसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच? 8 होते हैं। चलिए, किसी ने बोला 8 होते हैं। अच्छा, क्या होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच? व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच? कितने होते हैं ये तो आपने बता दिए, क्या होते हैं ये बताना है आपको। चलो जल्दी जल्दी बता दो। चलिए, शायद आपने मेरे क्वेश्चंस को नहीं समझा। मैंने आपसे पूछा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, ये पूछा है। तो मेरी बात को दोबारा सुनिए। Whenever we write any sentence, जब भी हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं, we need different types of words, and that different types of word is called part of speech। जब भी हम किसी वाक्य को लिखते हैं तो हमें अलग अलग शब्दों की जरूरत पड़ती है, और वो अलग अलग जो शब्द होता है ना, उसे ही अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ध्यान रखिए, मैं आपको डिफाइन करने के लिए बोल रहा हूं, ना कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन कौन सा होता है ये बताओ। तो आप क्वेश्चंस को थोड़ा गौर से सुनिए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे देखिए, सबसे पहला अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, फर्स्ट, तो ये हमें पता है कि पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है आपका नाउन। क्या है? नाउन है। अगर हम नाउन को डिफाइन करना चाहें एक ही शब्द में, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जितने भी नाम बताने वाले शब्द होते हैं ना, यानी जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। वेरी सिंपल, नाम बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। इसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़े, यानी सेकंड, तो हमारे पास क्या आया? प्रोनाउन आया। इस प्रोनाउन की अगर हम बात करें बेटा, प्रोनाउन, तो प्रोनाउन हमेशा एक ही काम करता है, ये रिप्लेस करता है, रिप्लेसेस। और ये किसको रिप्लेस करता है? ये किसी नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है, यानी रिप्लेसेस नाउन। ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें, यानी थर्ड, जिसका नाम है एडजेक्टिव। बोल के सुनाना, क्या लिखा हुआ है? एडजेक्टिव। देखो भाई, कई लोग इसे एडजेक्टिव कहते हैं, कई लोग इसको एडजेक्टिव कहते हैं, कई लोग इसको एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है। तो जैसे यूपी बिहार वाला जो टोन है ना, वो ज्यादातर लोग एडजेक्टिव भी पढ़ते हैं इसको, तो मैं भी इसको कई बार एडजेक्टिव ही पढ़ता था। लेकिन इसमें एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो डी शब्द है ना, ये साइलेंट है। अगर ये साइलेंट है तो इसको हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एडजेक्टिव पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, ये करता क्या है भाई? इसके ऊपर कौन कौन है बताओ? नाउन और प्रोनाउन है। तो ये इनकी विशेषता को बताता है, यानी ये क्वालिफाइज करता है। क्वालिफाइज, किसको क्वालिफाई करता है? ये बोथ नाउन को क्वालिफाई करता है और साथ में प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करने का काम करता है। क्यों भाई? क्योंकि नाउन के बदले में प्रोनाउन आता है, इसलिए। अब इसके बाद है 4 नंबर पे, वो आपके सामने वर्ड है, क्या लिखा हुआ है? वर्ब। वर्ब क्या होता है? व्हाट इज वर्ब? स्टार मार्क लगा लीजिए, इसको अलग से मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए अभी आपको बस इतना जानना है, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि
एक्शन बताने वाले जो शब्द होते हैं, यानी एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड, एक्शन वर्ड आर कॉल्ड वर्ड वर्ब्स, इसको वर्ब्स कहते हैं ऐसा। लेकिन ये हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी इसको मैं आपको अलग से भी पढ़ाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम्हारे शरीर के अंदर ये जो हड्डी नहीं रहे तो तुम खड़ा नहीं हो पाओगे ना, वैसे ही अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं रहे तो वो कभी सेंटेंस बन ही नहीं सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? यानी दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा क्यों इंपॉर्टेंट है आप सोच के देखिए। वर्ब से ही टेंस बनता है, वर्ब से क्वेश्चन टैग बनते हैं, वर्ब से मॉडल बनता है, वर्ब से एक्टिव पैसिव बनते हैं, वर्ब से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनता है, वर्ब से सब्जेक्ट एग्रीमेंट बनता है। तो फिर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इसके बारे में नहीं जाने तो फिर तो हम कुछ नहीं जानते हैं। तो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट वर्ब के बाद चलते हैं आगे 5वें नंबर पे, और ये लिखा हुआ है बेटा एडवर्ब। क्या लिखा हुआ है? एडवर्ब लिखा है। सर ये एडवर्ब क्या होता है? तो एडवर्ब के ऊपर क्या लिखा हुआ है? वर्ब, और वर्ब के ऊपर क्या लिखा हुआ है? एडजेक्टिव। यानी ये क्वालिफाई करता है, क्वालिफाइज, या फिर मॉडिफाई करता है, या एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ। क्वालिफाई और एड समथिंग, एड समथिंग टू द meaning of verb, adjective and another adverb, ऐसे। इसको आपको ध्यान रखना है। ये क्या करता है? ये क्वालिफाई करता है और एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे पास आता है 6 नंबर, और इसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। नाम से ही बहुत क्लियर है, कंजंक्शन। ये कंजंक्शन क्या काम करेगा? तो कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है। किसको जोड़ता है? तो ये सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। यानी इसके लिए हम लिख सकते हैं कि जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, यानी ज्वाइनिंग वर्ड्स जो होता है, इसी को हम कंजंक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट? क्या कहते हैं? जोड़ने वाले शब्द को कंजंक्शन कहते हैं। पॉइंट बिल्कुल क्लियर, बनाते चलिएगा, क्योंकि ये अभी आपका बेसिक लेवल चल रहा है। यहां से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तब हम आपसे पूछेंगे सेंटेंस में कि ये इसमें प्रोनाउन कौन सा है, कौन सा प्रोनाउन है। ये सीडीएस वाले स्टूडेंट ध्यान रखना, प्रोनाउन है तो कौन सा प्रोनाउन है। अगर ये नाउन है तो कौन सा नाउन है। ये काउंटेबल है तो किस तरह का काउंटेबल है, क्या ये सिंगुलर है, क्या ये प्लूरल है, ये सारी चीजें पूछा जाएगा आपसे। ये ऐसे मत समझो कि केवल डेफिनेशन लाके छोड़ दिया यहाँ पे। तो ये बहुत सारे जो यूपीएससी लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको हर वर्ड्स के बारे में जानना चाहता है कि ये स्टूडेंट को अगर इट्स लिखा है तो ये इट्स कैसे बिहेव कर रहा है, क्या वो एडजेक्टिव है, क्या वो प्रोनाउन है, ये आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको बेसिक फाउंडेशंस लेवल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि क्वेश्चन चाहे जहां से भी आए आप उसको कर लें अच्छी तरीके से। इसके बाद देखिए 7 नंबर, यानी 7वें नंबर पे, 7वें नंबर पे हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इसको पूछा नहीं। प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है प्रीपोजिशन? एनीवन? प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ एक रिलेशन डेवलप करने का काम करता है। मैंने बोला द बुक इज ऑन द टेबल, तो ये जो बुक है ये नाउन है, ये जो टेबल है ये भी नाउन है। इसके बीच में जो ऑन लिखा गया है वो प्रीपोजिशन है, यानी वो पोजीशन बताने का काम कर रहा है, वो रिलेट्स कर रहा है किसको? नाउन को, एक नाउन को दूसरे नाउन से।
अगर वहां पे प्रीपोजिशन आप नहीं रखते हैं तो वो कभी भी रिलेशन नहीं बता सकता है, यानी ये रिलेट्स करता है, रिलेट्स, रिलेट्स बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। दोबारा सुनिएगा, दोबारा बता रहा हूं इस डेफिनेशन को। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड which is used before noun to show its relation with other noun। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं, अभी मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा आपको, बस मैं इंट्रोडक्शंस दे रहा हूं कि हम इंग्लिश की शुरुआत आखिर कहां से कर सकते हैं, कहां से हम पढ़ना चालू कर सकते हैं, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे एफकेट हो, या फिर आपका एयरफोर्स का एग्जाम हो। आप कहां से शुरुआत करेंगे कि आपको बेहतर रिजल्ट मिल पाएगा। तो आपकी शुरुआत जो आपके सामने लिखा हुआ है, जो इससे पहले मैंने पढ़ाया, वहीं से होता है। इसके बाद 8 नंबर की अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पे लिखा हुआ है इंटरजेक्शन, माइकल जैक्सन नहीं, इंटरजेक्शन। माइकल जैक्सन का नाम कितने लोगों ने सुना है? क्या करता था वो? डांस का मास्टर था, है कि नहीं? आपने नहीं सुना है? सुना है। चलिए, तो इंटरजेक्शन का मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो जाना। वाओ, क्या गजब पढ़ाया सर आपने, नींद आ गई है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं आश्चर्यचकित होना। जैसे ताजमहल को देखा पहली बार, क्या बोलोगे? वाह, क्या गजब है। बार बार देखोगे तो अरे बेकार ही है ना, बेकार नहीं बोल सकते अपन, क्योंकि वो 7 किसमें शामिल किया गया है? 8 में, 7 में ही शामिल किया गया है ना, 7 वंडर्स। तो आप उसको बेकार नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे भारत का आन बान शान है, वो नहीं है। यू डोंट थिंक सो, कुछ बच्चे कह रहे हैं आई डोंट थिंक सो, कोई बात नहीं है ना। तो फिर किसको आन बान शान माना जाए आपके अकॉर्डिंग? राम मंदिर को। हाँ? सर राम मंदिर को। राम मंदिर को, अच्छा, मतलब फिर तो आप लग रहा है कि मोदी भक्त हैं यू आर, अच्छा, आप सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। चलिए, सबसे पहला चीज तो मैं आपको एक चीज बता दूं, लेट मी मेक वेरी क्लियर, है ना माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज यू ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ डिफेंस। डिफेंस के अंदर, डिफेंस में जिस दिन तुमने डिफेंस में कदम रख दिया, उस दिन तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, ये बात को ध्यान रखना। इस माइंड सेट को अपने घर पे रख के आ जाना कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम क्रिश्चियन हैं, या कोई है, वी आर इंडियंस। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। फर्स्ट इंडियंस, हाँ, बाद में हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन पहले हम इंडियंस है, डिफेंस में कदम रखते ही। ये बात हमेशा सभी बच्चों को होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप यहीं से आपका बैकग्राउंड स्टार्ट होता है, आपकी जर्नी स्टार्ट होती है ऑफिसर्स की, ठीक है? अगर अभी से अगर आपके माइंड में इस तरह की भावनाएं आने लगेगी, तो फिर आगे चल के आप कैसे कमांड करोगे? पर्सनल चॉइस, अब मैं लाइव चल रहा है, नहीं बोलूंगा। चले फिर आगे चलते हैं, इंटरजेक्शन को बताते हैं। चलो, इट एक्सप्रेसेस सर्टेन फीलिंग्स और इमोशंस। देखो, इट एक्सप्रेसेस सर्टेन फीलिंग्स और इमोशंस। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में मैं एसके श्रवण अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करता हूं। लेट्स वाइंड अप द क्लास। कैसा लगा आप लोगों को क्लास? आप अपने अपने सुझाव को जरूर लिखेंगे, कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसा लगा, लिखोगे ना? और ये क्लास मोशंस के एप्लीकेशंस पे शायद आज नहीं तो कल डलेगा, तो आप वहां पे जाइए, अपना रिव्यू दीजिए मेरे बारे में, कोचिंग के बारे में, और
जैसा आपको अच्छा लगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, लव यू ऑल।